स्कोडा कोडियक, ये उन कारों में से है जब भी मुझे कोई क्रॉसओवर स्लैश फ्रंट व्हील ड्राइव एसयूवीज की रिकमेंडेशन के लिए पूछता है तो ये मेरी टॉप रिकमेंडेशंस में से रहती है। जिनको स्कोडा चाहिए या वो जर्मन इंजीनियरिंग वाला एक जो प्रोडक्ट है वो चाहिए, और दिखने में भी अंडरस्टेटेड लुक है, बहुत ही क्लासी नज़र आती है, 10 साल बाद भी देखोगे तो आप बोर नहीं होगे। इट हैज़ गॉट दैट फील। अब स्कोडा का कहना है कि भैया इसमें हमने थोड़ा बहुत मेकअप किया है, थोड़ा बहुत अपडेट किया है, बट क्या वो मेकअप मेरा माइंड मेकअप कर पाएगा कि मैं आपको रेकमेंड करूं कि भैया हाँ पुरानी वाली से बहुत अलग है ये, तो अभी आप इसको ले सकते हो। वही आज हम पता लगाने की कोशिश करेंगे। नमस्कार खमागणी दिव्य सज्जनों, माय नेम इज विकास योगी, यू वाचिंग एसन स्टूडियो एंड हियर इज everything that you need to know about 2022 Skoda Kodiaq Lauren and Clement. Since it is a 7-seater, Skoda का कहना है कि भैया ये 6/7 सीटर है, तो इस रिव्यू की शुरुआत हम वैसे ही करेंगे। देखेंगे कि भैया क्या वाकई में एक्चुअली 7 लोग इसमें बैठ सकते हैं। आगे 2 सीट्स पे कोई भी नहीं बैठा हुआ है, वो इसलिए क्योंकि आगे 2 सीट्स पे तो कोई भी बैठ सकता है। आप चेकआउट करेंगे जो लास्ट की 2 रोज हैं और देखेंगे कितना स्पेस ये आपको ऑफर करती है। ऑलराइट, तो एक नहीं 5 सॉर्ट ऑफ रिव्यूअर्स हमारे साथ बैठे हुए हैं। गगन भी है हमारे साथ, राज है हमारे साथ में, अमित है। ये अमित को आपने देखा होगा, राज हमारे साथ में बहुत बार हेल्प करते हैं शूट में, और कार्तिक है हमारे साथ में। तो अभी बात करते हैं कि भैया 7 सीटर वाली बात है या नहीं है। तो जैसे मैं अंदर आया, एक्चुअली मेरे लिए भी मुझे ज़्यादा जगह एक्चुअली बची नहीं है। मतलब जब 3 लोग बैठे होंगे शायद से, तब थोड़ा सा कंजेस्टेड हो जाता है। ऑल्दो साइड वाला मैं हूँ तो मैं यहाँ पे एटलीस्ट हाथ तो रख सकता हूँ, और अगर धूप आ रही है तो आपके पास में ये सन शेड भी दिया गया है, सो दैट्स अ थॉटफुल टच। एक चीज़ और जो क्लेवर इंजीनियरिंग जिसको ये बोलते हैं, कि ये जो साइड में आपको जो सपोर्ट दिया गया है, अगर आप सो गए हैं इनफैक्ट कभी गाड़ी चल रही है और आगे कोई गाड़ी चला रहा है तो आप आराम से सो सकते हैं, तो ज़्यादा मूवमेंट जो साइड वाला मूवमेंट होता है वो आपको परेशान नहीं करेगा। सो दैट्स अ सिंपली क्लेवर टच। बाकी इनसे बात कर लेते हैं। राज भाई, आपको क्या लगा? अगर बीच में बैठे हैं, जैसे मैं अभी बीच में बैठा हूँ, तो 2 चीज़ें मुझे थोड़ी ऑड लगी। एक ये जो हम्प है ये काफ़ी बड़ा है, तो वैसे भी पैरों की मूवमेंट 3 बैठने के बाद बहुत रिस्ट्रिक्ट हो जाती है, तो इसके बाद तो बिल्कुल ही। और दूसरा मेरे को थाई स्पॉट थोड़ा कम लगा। ये मतलब काफ़ी आप देख पा रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा कम है। विकास में फ्रंट सीट में बैठा हूँ, बेहतरीन है, कंफर्टेबल है, अच्छा खासा थाई सपोर्ट है, अच्छे से होल्ड करती है। अभी सेकंड रो सीट में हूँ, सीट की क्वालिटी बहुत अच्छी है, मतलब आपको प्रीमियम फील आ रही है। लेकिन जैसा राज ने कहा, थाई सपोर्ट की कमी है। मेरी हाइट 5'10" है, तो थाई सपोर्ट कम है, लेग रूम की कमी नहीं है। अगर 3 अच्छी खासी बिल्ड के बैठते हैं तो देखो आप चौड़ाई में कितने फिट के हो? अब वो तो नापा नहीं, बट अच्छी खासी है। बट मेरे को यहाँ शोल्डर स्पेस भी कम लग रहा है। बाकी जो एसी का जो वो है फ्लो वगैरह वो सब सही है। विजिबिलिटी भी अच्छी है क्योंकि सनरूफ एक्चुअली बहुत बड़ा है, पैनोरामिक सनरूफ जो दिया है। यहाँ पर थोड़ा बहुत सामान रख सकता हूँ, ये सनशेड दे रखा है, तो ओवरऑल ठीक है। बट ये सीट अगर देखा जाए, अभी कंफर्टेबल नहीं बैठे? नहीं, मैं बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं हूँ। अच्छा। अगर 2 मेरे साइज के बैठते हैं तो ठीक है, दो मेरे साइज के और एक बच्चा बैठता है, या फिर 2 बहुत लीन लोग बैठे तब जा सकते हैं। तो देखो विकास भैया, पीछे की बात तो ऐसी है कि क्योंकि आपकी सीट अभी थोड़ी आगे हो रखी है, मेरे पास नीचे वाला स्पेस हल्का सा सुधर गया, बट अभी भी घुटने मेरे मुंह में ही है ऑलमोस्ट। और थाई सपोर्ट तो देखो यहाँ होता नहीं है पीछे, ऐसा मतलब ऐसा कोई आप जो वो बात कर रहे थे ना सर, हम आपको इमोशनली सपोर्ट कर सकते हैं। देखो जहाँ मसाज कर पा रहा हूँ आपको इमोशनली सपोर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे एक्चुअली बहुत क्रैम्ड है, बच्चों के बैठने लायक है। इनफैक्ट बच्चे भी शायद ज्यादा देर बैठना पसंद ना करें, बिकॉज ये रेल्स जो है, जो आगे सीट जिस पे बनी हुई है वो भी टच होती है, तो आप नीचे भी पाँव का मूवमेंट नहीं कर पाते, ऊपर वाला तो छोड़ो आप। करेक्ट। और एक बड़ी चीज जो कि राजस्थान में गर्मियों में फील होगी, अभी हमें फील नहीं हो रही है, वो ये कि एसी नहीं है पीछे, वेंट्स नहीं है, मतलब किसी भी तरीके का फ्लो नहीं है। आपका फ्लो उधर नीचे से आ रहा होगा, मतलब यहाँ आते आते कोई फ्लो नहीं है हवा का। तो हमारे पास में ठीक है, एक स्पेस है जहाँ मोबाइल रख लूंगा मैं, चार्जर रखने की जगह है, और उधर शायद बॉटल होल्डर भी है, बाकी पीछे और कुछ नहीं है।
बस हाँ एक चीज़ ये है कि उतना ज़्यादा क्लस्ट्रोफोबिक नहीं है फॉर्चुनेटली। Right. ये पीछे विंडो है, लेकिन शायद बच्चे ही खुश होंगे, इससे और ज़्यादा कुछ नहीं है। बट हाँ सेफ्टी का ध्यान रखा गया है। इनफैक्ट यहाँ पे पीछे प्रॉपर आपके पास में 3.3 सीट बेल्ट है, correct. एड्रेस भी पूरा ऊपर एडजस्ट होके जा रहा है। एक चीज़ मुझे बहुत ऑड लग रही है, इसके ना पीछे अभी भी बूट स्पेस बचा है। ओह दैट्स नाइस। तो कोई बड़ा बंदा अभी बैठा रहता है ना, तो ये सोचता है यार इससे बढ़िया सीट पीछे हो जाती तो थोड़ा और जगह हो जाती मेरे पास में। दो ऑब्वियसली वहाँ पे अगर 2 कैबिन साइज बैग रख दोगे तो वो नहीं बचेगा, Correct. बट स्टिल मेरे को यूँ देख के फील होता है पीछे और जगह है अभी। कार्तिक, व्हाट डू यू थिंक? वही बॉटल होल्डर अच्छा टच है, पर अगर बॉटल रखने की जगह दी है तो पैर रखने की जगह भी दे देते अच्छा लगता है। करेक्ट। और वही क्लॉस्ट्रोफोबिक थोड़ा फील होता है क्योंकि सनरूफ यहाँ तक खत्म हो जाती है। Okay. तो उसके बाद एक ये छोटी सी खिड़की दिखती है जिसमें से आप बाहर जाते हो लोगों को आराम से पैर फैलाते हुए देख सकते हैं, लेकिन अंदर आपके पैर ऊपर ही रहेंगे छाती तक। तो काफी दो कॉन्ट्रेडिक्टरी व्यूज है, एक को क्लॉस्ट्रोफोबिक नहीं लग रहा है और एक को लग रहा है। सो आई थिंक इट्स आल्सो इट इज सब्जेक्टिव। आल्सो बिकॉज़ कार्तिक के आगे वाला हेडरेस्ट जो है वो ऊपर है, तो हाँ, ये भी possibly, क्योंकि could be मुझे काफी a ज्यादा reason. वाइड व्यू आ रहा है Okay, और उस वजह से भी हो सकता है। तो ये 5 लोगों के डिफरेंट व्यूज हैं और सब अलग अलग हाइट के हैं। बाय द वे मैं आपको रेफरेंस बता दूं, मेरी हाइट सबसे कम है, 5'6" के आसपास हूँ मैं। फिर कार्तिक 5'9" है, अमित 5'10" है। आप कितने हैं? 5'10" समथिंग। 5'10", 5'11" और गगन भैया है 5'8" के आसपास। तो डिफरेंट तरीके के लोग बैठ के देखें तो प्रैक्टिकली मैं सिर्फ ये बोल सकता हूँ आपको कि इट्स अ प्रॉपर 4 सीटर विद 2 बच्चों को थोड़ी बहुत दूर के लिए आपको लेके जाना हो तो आप लेके जा सकते हो। और थोड़ा सा इससे बेटर है आप पीछे वाली सीट को फोल्ड करो, 4 लोग बैठो और बहुत सारा सामान अपना कैरी करके लेके जाओ। बूट स्पेस की जहाँ तक बात है वो 270 लीटर्स है। इफ़ आई एम रॉन्ग, अगर मैं गलत होऊंगा तो यहाँ पे हम लोग मेंशन कर देंगे। अगर आप फोल्ड कर दोगे तो वो चीज़ डेफिनेटली आपकी और बढ़ जाती है। तो अब बाकी चीज़ों की बात कर लेते हैं। ऑलराइट, तो पिछली 2 सीट्स की बात हो गई है और आई थिंक काफ़ी डिटेल में बात हो गई है। आपको ये फॉर्मेट पसंद आया तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, दैल बी ग्रेट। अब बात करते हैं फ्रंट सीट्स में क्या कुछ चेंज हुआ है। इस सीट को थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूँ मैं। तो सबसे पहले सीट्स की अगर मैं बात करूँ स्पेसिफिकली, तो सीट्स की जो क्वालिटी है दैट स्मेल्स प्रीमियमनेस ऑनेस्टली। जहाँ पे भी आप टच करोगे, जो लेदरेट फिनिश से दिया गया है, जो कुशनिंग है, बहुत अच्छा सपोर्ट आपको देती है। साइड सपोर्ट जो है वो बहुत अच्छा आपको लगने वाला है। और बेस्ट बात है कि बहुत ही ऑप्टिमम टाइप का कुशनिंग आपको दिया गया है। बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाती है वो भी दिक्कत हो जाती है जिन लोगों की कमर वमर की दिक्कत हो, जिनको या और कुछ दिक्कतें हों। अगर बहुत हार्ड हो जाती है तो फिर आपके लिए कंफर्ट जो है वो नहीं आपको मिल पाता है। तो एक बहुत अच्छी सपोर्ट आपको दिया गया है। पिछली जो मिडिल रो जो सीट है, मिडिल रो सीट के अंदर एक्चुअली आपने देखा होगा कि थाई सपोर्ट की काफ़ी कमी थी। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक एक्सटेंशन सा निकल रहा है और साइड से ये आ रहा है, थोड़ा सा ग्रूव ऊपर हो जाता है हल्का सा, जिसकी वजह से थाई सपोर्ट की जो फीलिंग है वो बेहतर होती है और ओवरऑल ज़्यादा कंफर्टेबल होती है। तो आगे वाले तो हमेशा मौज में रहने वाले हैं अगर वो कभी लंबी ट्रिप्स पे जाने वाले हैं। स्टीयरिंग व्हील जो है वो 2 स्पोक स्टीयरिंग व्हील अब हो गई है, जो कि हमने स्कोडा की बहुत सी कार्स में देखी थी। मुझे वैसे 3 स्पोक से भी कोई दिक्कत नहीं थी, बट 2 स्पोक दी गई है। मतलब होल्ड करने के हिसाब से बहुत अच्छी है। लेदरेट फिनिश यहाँ पर भी दिया गया है। वही लॉरेन एंड क्लेमेंट की जो ब्रांडिंग है वो आपको यहाँ पर भी नज़र आती है। अब थोड़ा सा ट्रिविया की बात कर लेते हैं। लॉरेन एंड क्लेमेंट क्या है, आपने बहुत जगह देखा होगा इस गाड़ी में। जो फेंडर है वहाँ पे भी दिया गया है, यहाँ पे भी दिया गया है, बहुत जगह पे दिया गया है। तो सबसे पहले तो अगर लाइनअप की बात करोगे तो टॉप ऑफ द लाइन जो वेरिएंट होता है उसमें लॉरेन एंड क्लेमेंट एक एडिशन ये लोग लेकर आते हैं। जैसे कि ये कभी कभी मॉन्टे कार्लो एडिशन भी लेकर आते हैं, वैसे लॉरेन एंड क्लेमेंट भी लेकर आते हैं। लॉरेन एंड क्लेमेंट और ज़्यादा स्पेशल इसलिए हो जाता है क्योंकि फाउंडिंग फादर्स जो हैं स्कोडा के, उनका नाम ये था। मतलब ये 2 लोग थे जिन्होंने कंपनी फाउंड की थी और उनको ट्रिब्यूट देते हुए ये जो एडिशन है वो निकाला जाता है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको वही मिलता है जो कि पहले भी मिलता था, उसमें कोई चेंज नहीं है। और बहुत ही सटली कलर्स का भी जो इस्तेमाल है वो बहुत अच्छा है। मैं बहुत भीषण धूप में हूँ यहाँ पे, ये बोल सकते हो, उसके बाद भी मैं देख अच्छे से पा रहा हूँ। सब चीज़ें जो नज़र हैं वो बहुत अच्छे से आ रही है और ये टच रिस्पॉन्स भी एक्चुअली बहुत ही स्मूथ है दोनों तरफ से। बहुत अच्छा फिट एंड फिनिश लेवल्स भी आपको नज़र आएंगे ये जो बटन्स हैं उसमें। और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में तमाम तरीके की जो भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए, चाहे स्पीडोमीटर डिजिटल में चाहिए या जिस मोड में आप हो वो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। मैप आपको यहाँ पर चाहिए तो वो भी मिल जाता है। तो इसमें कोई चेंज है ही नहीं। यहाँ पर आते हैं टच स्क्रीन में। अब ये टच स्क्रीन जो है जेस्चर कंट्रोल के साथ में आती है, बहुत ही खूबसूरत तरीके से काम करती है। रेडियो पे जाते हैं और नए चैनल पे चले गए, ऐसा कुछ कर दिया। बहुत ही खूबसूरत तरीके से काम करती है, जो कि बहुत ही कम गाड़ियों में मिलती है और इतना सीमलेसली काम कर रही है। अब कंपनी का ये भी क्लेम है कि ये जो टच स्क्रीन है इसका रिस्पॉन्स बेटर हुआ है।
सिर्फ उन्होंने इतना बताया है, उसके बाद में ये नहीं बताया कि क्या रिफ्रेश रेट बेटर हुई है या किसी और तरीके से रेजोल्यूशन बेटर हुआ है, बट रिस्पॉन्स मुझे मोर और लेस सेम नज़र आ रहा है, तो वो ऑलमोस्ट एक वेग टाइप का स्टेटमेंट है। बट ओवरऑल पुराने की जैसी आपको ये नज़र आएगी। यहाँ के भी जो बटन्स हैं उनकी क्वालिटी डिसेंट आपको नज़र आएगी, सब जगह के बटन्स जो है। और अच्छी बात यह है डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल आपको मिल जाता है, मतलब दो लोग अगर फ्रंट में बैठे हैं अपने अपने हिसाब से अगर टेम्परेचर एडजस्ट करना चाहते हैं या ब्लोअर एडजस्ट करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। और एक और अच्छी चीज़ है, जो दोनों फ्रंट पैसेंजर्स हैं, मतलब ड्राइवर और को पैसेंजर है, उनको वेंटिलेटेड सीट्स और कूल्ड दोनों मिल जाती है, तो किसी भी मौसम में आप होंगे आपके लिए एक बहुत ही कंफर्टेबल एक्सपीरियंस ये देगी। सो दैट आई थिंक इज़ अ सिंपली क्लेवर टच। बाकी क्या बात करें, स्पेस मैनेजमेंट अच्छा लगा मुझे। यहाँ पे काफ़ी कुछ हमने सामान रख रखा है, बट यहाँ पे वायरलेस चार्जर आपको मिल जाता है। और वायरलेस चार्जर में मेरा चैपल प्रो मैक्स आएगा या नहीं आएगा, लेट्स टेस्ट। चैपल प्रो मैक्स टेस्ट हम करते हैं। थोड़ा कंजस्टेड होके आया है और चार्ज एक्चुअली ये पता नहीं कर रहा है या नहीं कर रहा है। आई थिंक चार्जिंग हाँ शुरू हो गई है। तो थोड़ा सा मतलब जब इसे आप इंसर्ट करते हो तो उस टाइम पे थोड़ी सी दिक्कत होती है कि थोड़ा कंजस्टेड यहाँ पे हो गया है। बाकी 12V पावर सॉकेट आपको दिया गया है, अगर काम नहीं आ रहा तो इसे ढक सकते हो, बहुत ही सीमलेस डिज़ाइन में ये प्लेस हो जाता है। बाकी यहाँ पे एक स्पेस दिया गया है, आप चाहें तो इसे एडजस्ट कर सकते हो तो ये पूरा ढक जाएगा। स्पेस की जब बात करी रही तो आपको बता दूँ कि ये ऊपर आपको एक ग्लव बॉक्स मिल जाता है। आई थिंक इज़ इट कूल्ड? नो इट्स नॉट कूल्ड, कोई भी वेंट आपको यहाँ पे नहीं दिया गया है। नीचे वाला अगर आप देखोगे तो नीचे वाला आपको मिल जाता है, यहाँ पे एक्चुअली कूलिंग है, वेंट यहाँ पे दिया गया है, तो ये कूल्ड ग्लव बॉक्स जैसे आप यूज़ कर सकते हो आपके बेवरेजेस अगर आपको रखनी हो। उसके अलावा टाइप सी आपको जो चार्जिंग स्लॉट्स हैं वो दिए गए हैं, सॉकेट्स बोल दो या स्लॉट्स आप बोल दो, जो कि फ्यूचर रेडी इसे डेफिनेटली बनाता है, क्योंकि अब सब फोन्स में टाइप सी आने लगा है। बट जिन लोगों के पास में अभी भी वो टाइप ए वाले चार्जर्स हैं उनके लिए थोड़ा सा परेशानी वाली बात है, बट आई थिंक वो लोग वायरलेस चार्जर्स से अपना काम चला सकते हैं। ऑलराइट, तो आखिरी पार्ट, इनफैक्ट सेकंड लास्ट आप बोल सकते हो, वो पार्ट बात करते हैं कि लुक्स में क्या कुछ चेंज है। अगर आप दूर से देखोगे तो आप बोलोगे कि भैया क्या चेंज है, मैं भी यही बोल रहा हूँ कि क्या चेंज है। तो बहुत ही क्लोजली जब आप इसे वॉच आउट करोगे तो आपको पता पड़ेगा कि ग्रिल जो है थोड़ी सी रिवाइज्ड है। एक बहुत ही खूबसूरत बात है स्कोडा की या पूरे फोक्सवागन ग्रुप की अगर बात करोगे, क्रोम का इस्तेमाल भी करते हैं बट इतना सटली होता है कि आपको ऐसा चुभता नहीं है आंखों में। ये डार्क क्रोम का इस्तेमाल आपको नज़र आएगा जो कि बहुत सुंदर लग रहा है। बाकी हेडलैम्प जो है उन्हें रिवाइज़ किया गया है, डे टाइम रनिंग लाइट्स जो हैं वो आपको दी गई हैं जो कि थोड़ा आई लैश टाइप इफेक्ट देती है, ऐसा कंपनी का कहना है। अब वो मार्केटिंग टर्म है बट एक्चुअली देखने में अच्छी लगती है जब ये लिटअप होती है। यहाँ पे आपको फॉग लैम्प की पोजीशन दी गई है और नीचे की अगर आप देखोगे तो एयर कर्टन्स है जो कि यहाँ से एयर जाके आपके जो टायर्स और ब्रेक्स हैं उनको कूल डाउन करने का काम करता है और थोड़ा एरोडायनामिक का भी काम करता है। बाकी सेंसर्स की अगर बात करोगे तो 6 सेंसर्स आपको टोटल दिए गए हैं। यहाँ पे साइड में भी सेंसर दिए गए हैं, विच इज़ अ थॉटफुल टच। अगेन यूज़ करूँगा सिंपली क्लेवर टच, क्योंकि सेफ्टी बहुत ज़्यादा एक इनके लिए इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है जो कि ये ध्यान रखते हैं। अब जब सेफ्टी की बात करिए तो आपको बता दूं कि 9 एयर बैग्स आपको इस गाड़ी के साथ में मिलते हैं, मतलब 6 एयर बैग्स यूजुअली आपको सब गाड़ियों में मिलते हैं, बट फिर सीट वाला जो एयर बैग है वो भी आपको मिल जाता है, नी के एयर बैग मिल जाता है, तो टोटल 9 एयर बैग्स हैं। इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, ABS प्लस EBD और ये सभी हिल होल्ड फंक्शन, हिल डिसेंट, ये सभी फीचर्स आपको दिए गए हैं। और ऑफकोर्स आपको इसमें ऑल व्हील ड्राइव सेटअप भी मिलता है। हालांकि ये जो मॉडल है ये फ्रंट व्हील ड्राइव बेस्ड गाड़ी है, तो आप इसे ऑल व्हील ड्राइव है इसका मतलब ये नहीं है कि आप इससे ऑफ रोडिंग कर सकते हैं। इट्स अ सॉफ्ट रोडर, तो आप इसे नॉर्मल ख़राब रास्तों पे लेके जाएंगे तो आप काम चला सकते हैं, बट ऑफ रोडिंग इसे ना करें तो बेहतर होगा। एलॉय व्हील्स का डिज़ाइन जो है वो एग्जैक्टली सेम रहता है पहले के जैसे, जैसे कलर कॉम्बिनेशन जो है वो थोड़ा सा अलग किया गया है, डुअल टोन टाइप इसे फिनिश देने की कोशिश की है। 235/55 R18 ये प्रोफाइल है, मतलब 18 इंच का टायर मिलते हैं। और अच्छी बात है ये जो आप गैप देख रहे हो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं है, जो कि आपको चाहिए भी होती है लो स्लंग कार्स में, सॉफ्ट रोडर्स में। अननेसेसरी सिर्फ दिखाने के लिए एसयूवी नहीं बनाई है, इट्स अ क्रॉसओवर एंड इट रिमेन्स लाइक वन। बाकी क्रोम का सटल इस्तेमाल यहाँ पर भी आपको नज़र आएगा, जो कि अगेन बहुत ही खूबसूरत तरीके से करते हैं। ये आपको रूफ रेल्स दी गई है जो कि लग रही है कि काफ़ी स्टडी है, इसका मतलब थोड़ा बहुत सामान आप इसमें कैरी कर सकते हैं। यहाँ पे कोई बड़ा बदलाव आपको नज़र नहीं आएगा, एक्सेप्ट फॉर थोड़ा बहुत टेल लाइट्स में हल्का फुल्का लाइटिंग का थोड़ा बहुत अरेंजमेंट जो है वो चेंज किया गया है। तो रिवाइज टेल लैम्प ये से बोलते हैं, बट
देखने में मोरलेस मुझे सेम ही लग रही है। स्कोडा का बैज लंबे से स्प्रेड होता हुआ आपको नज़र आएगा। 4x4 की ब्रांडिंग, इट्स नॉट अ 4x4 बाय द वे, इट्स एन ऑल व्हील ड्राइव। और ये जो सेंसर्स आप देख रहे हो, 6 सेंसर्स आपको दिए गए हैं टोटल। अगैन पार्किंग में बहुत ज़्यादा मदद मिलती है और ये ऑटो पार्किंग फीचर भी अपने साथ में देते हैं इस गाड़ी के साथ में, दैट उसमें गाड़ी अपने आप एडजस्ट होके पार्क हो जाती है, जिसमें कि ये सेंसर्स काम आते हैं और कैमरास काम आते हैं। कैमरास की बात कर रहे हैं तो रियर में कैमरा दिया गया है, ORVMs हैं, उसके नीचे 2 कैमराज आपको दिए गए हैं, फ्रंट में कैमरा दिया गया है, विच मेक्स इट अ 360 डिग्री कैमरा सेटअप। तो यही कुछ है जो चेंज आपको दिया गया है। और राइट, तो 7 सीटर रिव्यू हो गया, इंटीरियर एक्सटीरियर के बारे में जो ओवरव्यू था वो हो गया। अब बात करते हैं मुख्य मुद्दे की, और जो कि सबसे बड़ा बदलाव है जिसकी वजह से इस गाड़ी को चलाने का अब लॉजिक बनता है और कह सकते हैं कि हाँ भैया इसमें कोई चेंज आया है, दैट इज़ द इंजन ऑप्शन है, उसमें बदलाव किया गया है। पहले डीजल के साथ में इसे अवेलेबल करवाया जाता था, जो कि अब नहीं है। पूरा Volkswagen ग्रुप पेट्रोल बायस्ड हो गया है टू अट्रैक्ट द पेट्रोल हेड्स। तो वो एक चीज़ है। आपको 2 लीटर का पेट्रोल इंजन मिलता है, इट्स अ TSI इंजन, जो कि Volkswagen ग्रुप अपनी भतेरी कार्स में इस्तेमाल करता है, राइट फ्रॉम स्कोडास टू Volkswagens टू Audis, सब में इस्तेमाल होता है। 187 bhp की मैक्सिमम पावर ये निकालता है और 320 न्यूटन मीटर्स का पीक टॉर्क निकालता है। 7 स्पीड का DSG, मतलब इनका डुअल क्लच ट्रांसमिशन है, जिसे कि DSG बोलते हैं, वो आपको इसमें मिलता है। एंड नाउ व्हाट्स द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस? This sounds Chumeshwari. I mean, if that's the word that I want to use, it definitely sounds so good. आप पुश जैसे ही करते हो, बहुत ही लीनियर प्रोग्रेशन, फिर एकदम एक स्पॉट आता है लगभग 4000 RPM के बाद में, 3,500-4,000 RPM के बाद में, कि ये और ज़्यादा खूबसूरत सुनाई देने लगता है। मतलब वो नॉइज़ नहीं है। कई लोगों को ये लगता है कि इंजन काफ़ी नॉइज़ी है। इनफैक्ट मैंने पहले भी कई बार Volkswagen की गाड़ियाँ जब चलाई है, तब मैंने बोला है कि भैया इंजन बहुत ज़्यादा स्पोर्टी साउंड करता है। सो देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन स्पोर्टी नोट एंड नॉइज़। अब नॉइज़ अगर आपको देखना है तो कई बार मल्टी जेट जो 2 लीटर फिएट का इंजन आता है, अब उसे चलाओगे तो दैट इज़ नॉइज़ एंड दिस इज़ अ स्पोर्टी नोट। ये फ़र्क है दोनों में। तो बहुत ही अच्छा साउंड करता है ये। लेट मी पुश इट अगेन। 3000 RPM के बाद में जो मोमेंटम है, यू कीप पुशिंग इट, आई एम पुशिंग इट। ये खाली रोड है और एक मोमेंट पे नहीं लग रहा है कि आपको स्लो डाउन करने की ज़रूरत है। इट्स दैट गुड, यू कीप पुशिंग इट और आपको मज़ा आता रहता है, जो कि बहुत ही शानदार बात है इस इंजन की। इंजन मतलब अगर आपकी रोड्स अलाउ करती हैं तो आप 150 kmph कब आप टच कर जाओगे आपको पता ही नहीं पड़ेगा। बट अगर आप रेगुलर इंडियन कंडीशंस के हिसाब से चलाना चाह रहे हैं 100-120 तो आपको एक्चुअली कोई समय लगता ही नहीं है। ये स्पीड ऑफ 80 kmph एक्सीडेड इतनी बार सुनोगे आप, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता आप इस गाड़ी को चलाओ और आप पुश ना करो। अगर आप ऐसे हो तो आप संत किस्म के इंसान हो। अदरवाइज़ अगर आपको फ़न पसंद है, वो कैरेक्टर चाहिए गाड़ी में, तो आपको डेफिनेटली ये गाड़ी ऑफ़र करती है। सस्पेंशंस की अब अगर हम बात करें तो उसमें बदलाव किया गया है, ऐसा कंपनी का कहना है। और कंपनी ने पीछे की साइड 4x4 भी लिखा है, जो कि मैंने आपको बताया था। बट टू मी दैट इज़ स्लाइटली मिसलीडिंग। 4x4 और ऑल व्हील ड्राइव में कुछ फ़र्क है। ऑल व्हील ड्राइव हमेशा आपके ऑल टाइम ऑल व्हील ड्राइव होता है, मतलब फुल टाइम चारों जो व्हील्स हैं उनमें आपकी पावर पहुंचती रहती है। अगर फ्रंट व्हील ड्राइव सेटअप है, जो कि इसका बेसिस है, मतलब जो चैसी है वो मोनोकॉक है, फ्रंट व्हील ड्राइव फोकस्ड है, बाइस्ड है, दैट मीन्स पावर ज़्यादा फ्रंट व्हील्स को मिलेगी और रियर को कम मिलेगी। बट हाँ, ये बात है कि चारों व्हील्स को मिल रही है तो आपका कमांड जो है वो ज़्यादा बेहतर होता है। अब आते हैं सस्पेंशन में क्या चेंज किया गया है। कंपनी का कहना है कि ख़राब रास्तों पे थोड़ी सी बेहतर ये परफॉर्म करती है। हमने थोड़ी सी देर के लिए ख़राब रास्तों पे चलाई, बहुत ज़्यादा देर के लिए नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि ये प्रॉपर ऑफ रोड केपेबल नहीं है। इट इज़ अ सॉफ्ट रोडर। हाँ, जब आप ख़राब रास्तों पे लेके जाते हो तो उस वक्त थोड़ी सी बेहतर आपको ये फील होगी, क्योंकि उनको ये ज़्यादा बेहतर तरीके से टैकल करती है। अब ग्रेवल आ गया या और थोड़े से ऊबड़ खाबड़ आ गई तो ज़्यादा बेहतर हैंडल करती है और अंदर ट्रांसफ़र आपका कम होता है। दैट मीन्स थोड़ा सा सस्पेंशन जो है वो स्टिफ ना होकर आपको लाइटर नज़र आएगा। तो वो एक बदलाव है जो कि आपको फील होगा। बट उसकी वजह से एक जो प्रॉब्लम हुई है, जो कि मुझे नज़र आई है, मतलब जब मैंने पहले कॉर्डियक चलाई थी,
वो बहुत ही ज़्यादा मतलब चिपक के चलने वाली बात है। ऐसा नहीं कि अभी नहीं चलती है, अभी भी चिपक के ही चलती है, उतनी ही चिपक के चलती है। बट वो सस्पेंशन में जैसे ही थोड़ा बहुत आप ट्यूनिंग करोगे तो स्टीयरिंग जो है उसमें भी फ़र्क आता है। स्टीयरिंग नाउ फील्स थोड़ी सी लाइट, मतलब पुराने के मुकाबले थोड़ी सी लाइट फील होती है इवन इन द स्पोर्ट्स मोड। अब मैं आपको बताऊं तो इसमें मल्टीपल मोड्स आते हैं, कंफर्ट, इको, स्नो, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। बट स्पोर्ट मोड की अगर बात करूं जो कि परफॉर्मेंस हंगरी जनता को चाहिए, जब वो इसे चलाएंगे तो उनको क्लियरली फील होगा कि पहले वाली स्टीयरिंग हल्की सी ज़्यादा फर्म थी, यहाँ पे थोड़ी सी लाइट आपका स्टीयरिंग सेटअप हो गया है। बट नॉट अ प्रॉब्लम। जब आप कॉर्नर्स में अभी भी होते हो या फिर आप स्ट्रेट रोड स्टेबिलिटी की बात करोगे तो वो फैंटास्टिक है। सस्पेंशन प्लस स्टीयरिंग आपको बहुत ही ज़बरदस्त कॉन्फिडेंस जो है वो आपको देती है। तो स्टीयरिंग हल्की सी आपको उस हिसाब से अलग लगेगी, बट ओवरऑल एक बहुत अच्छा पैकेज अभी भी चलाने के मामले में ये है। आप बहुत ही कॉन्फिडेंट डेफिनेटली फील करते हो हर टाइम पे। तो क्या बहुत ज़्यादा ज़मीन आसमान वाला फ़र्क आ गया? नहीं, ज़मीन आसमान वाला फ़र्क नहीं आया। आप अभी भी इसे कॉन्फिडेंटली ले सकते हो अगर आप परफॉर्मेंस या डायनामिक्स का एक अच्छा मिश्रण देखना चाहते हैं तो वो आप ले सकते हो। बाकी ब्रेक्स बहुत अच्छे हैं, ऑल 4 डिस्क ब्रेक्स आपको मिल जाते हैं और टॉप एंड वेरिएंट है तो ऑफकोर्स मिलना भी चाहिए। इनफैक्ट आई थिंक इसके लोअर वेरिएंट्स में भी आपको ऑल 4 डिस्क ब्रेक्स मिलते हैं। सेफ है गाड़ी, वो सारी चीज़ें तो आपको दी ही गई। अब सबसे मुख्य सवाल जो कि स्कोडा के ओनर्स के लिए आई थिंक इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट बाकी लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है कि फ्यूल एफिशिएंसी क्या है। फ्यूल एफिशिएंसी आई थिंक जब हम चला रहे हैं तो लगभग 25% इसमें टैंक बचा है और 120 किलोमीटर की रेंज दिखा रहा था। मोटा मोटा निकालोगे तो 8.5 kmpl के आसपास आएगी, जिसके अंदर सिटी प्लस हाईवे प्लस हमारे तरीके से जिस तरीके से हमने गाड़ी चलाई है उस तरीके से कैलकुलेट करोगे तो इट इज़ गुड एक्चुअली। तो आप इजीली 10 के आसपास फ्यूल एफिशिएंसी निकाल सकते हो और हाईवेज पे थोड़ी और बेटर हो जाएगी मेरे हिसाब से 12 साढ़े 12 kmpl की फ्यूल एफिशिएंसी आप निकाल पाएंगे, विच आई थिंक इज़ प्री गुड। बट अगर आप आराम से चलाएंगे और काम चलाएंगे तो आप डेफिनेटली बहुत अच्छी फ्यूल एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। तो आई थिंक मोटी मोटी हमने सब चीज़ों की बात कर ली है। बाकी कभी लंबे समय के लिए चलाने को मौका मिला तो बहुत ही डिटेल्ड में हर एक चीज़ के बारे में बात करेंगे। कुछ रह गया हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। बाकी यही है इस वीडियो में। जहाँ तक प्राइसिंग की बात है तो यहाँ पे मेंशन आपको प्राइस हो जाएगी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करना और शेयर करना ना भूलिए। और प्लीज़ एक काम यार, एक रिक्वेस्ट रहती है मेरी हमेशा, अगर कंटेंट पसंद आ रहा है ना तो भाई के लिए ना सिर्फ लाइक कर दिया करो और एक कमेंट कर दिया करो, जिससे कि YouTube को समझ में आए कि भैया ये भी कोई है बंदा जो काम कर रहा है। प्लीज़ डू दैट। सो दैट्स इट। थैंक यू सो मच पीपल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।